करीब 2 साल की एक लड़की जिसके पैर बिल्कुल नहीं थे, यानी कि वो जो पैदा होती है शायद तभी से वो अपाहिज थी, विकलांग थी। वो लड़की रेलवे स्टेशन पर पड़ी हुई थी और एक व्यक्ति को वो लड़की मिल जाती है। उस आदमी ने उस बच्ची को अपनी बच्ची की तरह अपने सीने से लगाया और लगाने के बाद उसे सीधा अपने घर की तरफ न लाकर ये मेरठ का ही एक कबाड़ी बाजार है, कबाड़ी बाजार के एक कोठे पर लेके जाता है। और ले जाने के बाद कोठे की मालकिन से कहता है कि मालकिन आज कोई बच्चा नहीं मिला, बस ये बच्ची है। जैसे ही मालकिन ने देखा, उन्होंने कहा कि ये इस बच्ची के पैर खराब हैं, इसलिए हम इसे नहीं ले सकते। लेकिन जब उस व्यक्ति ने, दलाल ने जब ज़्यादा जिद की तो वो कम से कम पैसे यानी कि लगभग 550 रुपये में उस लड़की को बेच के चले जाता है। अब कुछ दिन तक तो उस मालकिन को लग रहा था कि मैंने ये क्या बोझा अपने कांधे पे लगा लिया है या सीने से लगा लिया है, कैसे होगा क्या नहीं। धीरे धीरे करके वक्त गुजरता है, हालांकि उस बच्ची का एक नज़दीक के विद्यालय में एडमिशन भी कराया जाता है। लेकिन जब लड़की वो लगभग 10 या 11 साल के आसपास की हो जाती है, तभी उस कोठे की मालकिन को लगता है कि अब इसकी शायद कमाने की उम्र शुरू हो चुकी है। इसी बीच में जब उस लड़की से धंधा कराने जाना शुरू करा दिया जाता है, एक दिन उस इलाके की संकल्प संस्था की जो एनजीओ की मालकिन होती हैं, जिनका नाम श्रीमती अतुल शर्मा होता है, वो अचानक ही कोठे पर रेड डालती हैं। और कोठे पर रेड डालने के बाद वो पता करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि ऐसी बच्ची जिसको लाया गया हो या बेचा गया हो या किसी का शोषण हो रहा हो, वो अपनी तो खैर अपना काम की तलाश में रहती ही थी। आखिरकार नज़र पड़ती है उस बच्ची पर और उस बच्ची की ज़िंदगी बचाती हैं। वो बच्ची फिर सुरक्षित हाथों में पहुंचती है और आगे की ज़िंदगी जीती है। लेकिन जो उसके साथ हो रहा था वो वाकई अपने आप में बहुत भयानक होता है। बताया जाता है कि जब अतुल मैडम उस बच्ची को बचाने के लिए जाती हैं तो साथ में एक पुलिस वाला होता है, और उस पुलिस वाले ने एक व्यक्ति जो उसके साथ रेप कर रहा था, बलात्कार कर रहा था, तब उससे पूछा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारी बेटी की उम्र की है। उस पुलिस वाले को इतना गुस्सा आता है कि उस व्यक्ति को वो जोर का एक थप्पड़ भी मार देता है, ये से देखकर, क्योंकि वो उसकी 10 या 11 साल की उम्र थी और उस आदमी की उम्र लगभग 50 साल के आसपास की उम्र थी। तो ऐसी ढेरों सारी कहानियां हैं जो अतुल शर्मा मैम ने हमें सुनाई भी हैं और हमने आप तक भी पहुंचाई हैं। लेकिन आज हम कुछ और नया सुनने के लिए मैम से आए हैं। मैम नमस्ते, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाऊंगी हम्म, कि जब मैं उस कोठे पे जाती, हम्म, 15 दिन में, महीने में जब भी जाती, तो कोई खास बात मुझे नजर नहीं आती, लेकिन बस ये आती कि एक बच्ची जो है हमेशा अपना मुंह ढक के रखती हम्म, और एक तरफ से रखती थी, वो बोलती नहीं थी। आंखें भी, कई बार मैं आंखों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, वो उससे भी नहीं करती थी। गोरी चिट्टी लड़की थी, बात ही नहीं करती थी। अच्छा, मालकिन भी उसके प्रति बड़ी लापरवाह थी। जैसे मैंने 1-2 बार पूछा कि भाई ये बोलती क्यों नहीं है, अरे बोलती नहीं है, ये ऐसी मर्जी है इसकी। तो मैंने पूछा कि मैंने कहा कुछ बात करूं, हाँ कर लो, ऐसे बोलती वो मुझे। तो फिर भी मैं बात करने की कोशिश करती, बच्ची बात ही नहीं करती थी। बहुत एक दिन मैं कई बार जाती रही। अच्छा, वो मालकिन मेरी तरफ से आश्वस्त थी कि वो तो भाषा समझेगी नहीं, और मैं चाहे रोज आती रहूं, क्या फर्क पड़ता है। नहीं तो संदेह करती हैं कि भाई रोज क्यों आ रही हूं मैं। वो नहीं कर रही थी। फिर एक दिन मैंने, पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैंने हर तरह से कोशिश की, इशारे से, कि जो तुम भाषा बोल पाती हो वो भाषा से बोलो। कुछ नहीं कह पा रही थी लड़की, बस ऐसे इधर उधर मुंह कर लेती थी। मालकिन भी उठ के चली जाती थी कि वो कौन सा कुछ बता थोड़ी रही है कि मैं उसका कुछ बिगाड़ लूंगी। एक दिन वो उठ के जैसे ही गई तो मैंने तुरंत अपने पर्स से पैड और एक पेन निकाला और उसे देते हुए मैंने कहा कि अपनी भाषा में जो कुछ लिख सकती हो इस पे लिख दो। अगर अब पढ़ी लिखी हो तो कुछ लिख सकती हो तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि उसने 1 सेकंड लगाई, जैसे इंतजार कर रही थी, और उसने अंग्रेजी में फटाफट लिखना शुरू किया और तेजी से लिखना शुरू किया। मैं साथ साथ पढ़ती जा रही थी और अच्छी खासी अंग्रेजी में लिख रही थी। ये भी नहीं था कि वो कोई टूटी फूटी अंग्रेजी में लिख रही हो, बढ़िया लिख रही थी। और जो उसने लिखा आगे, वो मेरे होश उड़ा देने के लिए उतना ही बहुत था कि उसने कहा मैं कजाकिस्तान के किसी गांव की रहने वाली हूँ। अच्छा, तो कजाकिस्तान की लड़की जो कि मेरठ के एक कोठे पे थी। और कहा कि मुझे पहले दिल्ली लाया गया, और यहाँ मुझे पहले शंका हुई कि दिल्ली लाया गया है तो अक्सर रशियन लड़कियां, कभी कभी सुनने में आता है कि वो धंधा करने के लिए आती हैं, पैसा कमाने के लिए आती हैं और होटल्स में और इन सब में वो करती हैं। लेकिन जब मैंने उसको ये भी पूछा कि क्या ऐसा, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं, मैं पासपोर्ट वीजा सहित आई थी, टूरिस्ट वीजा मेरे पास था, मैं उससे ही आई थी। लेकिन हुआ ये कि मेरे वीजा की टाइम पूरा हो गया और मुझे नहीं पता था, क्योंकि जो मेरे साथी थे वो कहीं मुझसे बिछड़ गए, मुझे नहीं पता था ये कैसे बढ़वाना इनका, मेरे पास मुझे कुछ नहीं पता लग रहा था। तो वो यहाँ किसी जॉब के लिए आई थी, कैसे? टूरिस्ट वीजा पे आई थी। टूरिस्ट वीजा पे? हाँ, टूरिस्ट वीजा पे आई थी। तो
उसके बाद में मुझे कोई मिला वहां, मैं दिल्ली में घूम रही थी जगह जगह, तो कोई मुझे मिला और उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा टूरिस्ट वीजा वगैरह सब करा दूंगा और तुम मेरे साथ चलो, और तब तक कहाँ भटकती रहोगी, मेरे घर रहो, नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। मैं उस आदमी के साथ आ गई और उसने मुझे दिल्ली कहीं ला के रख दिया। वो रेड लाइट एरिया था जहाँ पे मुझे रखा। मैंने बहुत विरोध किया, बहुत मेरे साथ मारपीट हुई, सब कुछ हुआ, पर मैं तैयार नहीं हुई। तो इन्हें फिर ये लगा कि शायद मैं तैयार नहीं हो रही, और वहां पुलिस की अक्सर गश्त रहती है, वहां एक एनजीओ के पॉइंट जो बात आप बता रही हैं जी, पहले जैसे आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रही थी, वो बोल नहीं पा रही थी, वो लिख दिया था। हाँ। तो ये सब बातें कैसे पता चली? फिर इंग्लिश में हमने बात करनी शुरू कर दी। अच्छा, इंग्लिश में बात करनी बात करनी शुरू कर दी, क्योंकि लिख रही थी वो फटाफट। तो मैंने उसी को टोकते हुए ये बात कहनी शुरू कर दी। मैंने कहा ये तो बड़ा खतरा है कि तुम कजाकिस्तान की, तुम तो जेल चली जाओगी। तो उसने फिर सब बातें बता के कि मुझे फिर यहाँ पे लाके छोड़ दिया गया, और मुझे नहीं पता ये क्या जगह है। वो नहीं जानती मेरठ क्या है, कोई शहर है क्या है, या दिल्ली का ही कोई हिस्सा। वो केवल दिल्ली जानती थी, दिल्ली और हरिद्वार जानती। दिल्ली और हरिद्वार, हाँ सही, विदेशी लड़की थी। हाँ, दो जगह वो जानती थी कि मैं इससे ज्यादा नहीं जानती। तो अब जब हमने बताया कि भाई ये एक अलग शहर है, मेरठ है जो बीच में पड़ता है दिल्ली और हरिद्वार के, तो यहाँ तुम्हें बेचा गया है, रेड लाइट एरिया है ये भी। बोली वो तो बताने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ तो यहाँ सब कुछ हो चुका, मैं 1.5 साल से हूँ। 1.5 साल? ये मेरे लिए बहुत और भी शॉकिंग था कि 1.5 साल से मेरी नजर से बची रही, मेरे साथियों की नजर से बची रही, और हमें पता ही नहीं लगा। इतना बड़ा बाजार नहीं है कबाड़ी बाजार की, वहां नजरों से कोई चूक हो जाए। अभी तो आगे की बात बाकी रह गई थी, तो मैंने कहा बेटा तुम हर समय ये मुंह क्यों ढक के रखती हो, थोड़ा अच्छे से उससे बात करें। तो उसने फिर यूं जो दिखाया, आप इमेजिन नहीं करेंगे, ये इतना हिस्सा, ना उसकी आंख थी ना कुछ था, ये सब जला हुआ। मतलब पूरा इतना? ये आंख भी नहीं थी। और देखने में कैसी थी वैसे? सुंदर, इधर से गोरी चिट्टी प्यारी सी बच्ची। तो मैं वो बात कहना चाहती हूँ इसमें कि जब मैंने उससे कहा कि ये किसने किया, तो उसने कहा ना मैं दिल्ली में तैयार हुई थी इस काम के लिए, मैं इस काम के लिए थोड़ी आई थी, और ना यहाँ तैयार हुई। तो ये इनका कोई आदमी था जो मेरा पहला कस्टमर बना, उसने मेरे ऊपर डाला। वो तेजाब डाल के उसका चेहरा ही जला दिया? चेहरा ही जला दिया, ताकि वो अपने चेहरे से मतलब थोड़ा नफरत से हो जाए। और तो इतने में वो भी आ गई मालकिन। मैंने उसे बहुत लानत जब दी, बहुत मैं चिल्लाई उस पर, और फिर मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, इसका चेहरा जल गया और उसके बाद भी तुम ये सब इससे करा रही हो। तो उसने इतनी विद्रूप हंसी हंस के कहा कि मैडम ये चेहरा कौन देखने आता है, यहाँ तो जिस्म के ग्राहक हैं सब, चेहरे से क्या, ये तो ढकती है कि इसको बुरा लगता है, कहती है मैं डरती हूँ अपना चेहरा देख के, मैं इतनी सुंदर थी, मेरी क्या हालत है, ये तो करती है, और अब इसका क्या है। मैंने कहा तुम जेल जाओगी। तो कोठे की मालकिन समझती थी इसकी भाषा को ना, फिर उसे कैसे पता कि ऐसी बात बोल रही है? नहीं, वो कह रही है कि ये तो जिस्म की मंडी है। जिस्म। ये चेहरा कौन देखने आता है यहाँ, ये कौन देखने आता है, ये ढकती रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है, ढक ले। तो उसके बाद जैसा आपने उसको निकाला, फिर पुलिस केस हुआ, वो जेल गई मालकिन, और उसको भी कुछ समय की तो कस्टडी में रखा गया, जेल में रखा गया। फिर उसका सब पासपोर्ट वीजा वगैरह हम लोगों ने रिन्यू कराया, सब चीज कराई। यहाँ के लोकल दलाल थे पास, जब तो यहाँ पास गणतंत्र का जवाब से था, वीजा के लिए बड़ा दिल्ली से कई बार उसे ले जाना पड़ा, कई बार बार रिहाई की लगाते गुहार, फिर कराते किसी तरीके से, तो उसमें भी सब में 1.5-2 महीने लग गए थे। अच्छा। फिर हो गया था, चली गई। फिर वो मतलब वापस अपने वतन चली गई? हाँ, अपने वतन चली गई। उससे आगे का तो हमको नहीं मालूम कि वहाँ कैसे रही हो, क्या हुआ। ऐसे भी लोग हैं कि जब वो बात नहीं मान रही तो उसका चेहरा ही जला दिया। कुछ भी आप इमेजिन नहीं कर सकते। मिर्च डालते हैं इंटरनल पार्ट्स में, लोहा लकड़ी जो समझ में आए उनको जलाते हैं सिगरेट से, जब तक लड़की तैयार ना हो जाए। कोई ऐसा काम नहीं है जो वहां नहीं होता। जो नई लड़की, कैसे कोई लड़की तैयार हो जाएगी अपनी किस्मत का सौदा करने के लिए, आप सोचो। अपनी मर्जी से कोई तैयार होगी क्या? और लोग कहते हैं ना को अपनी मर्जी से बैठी है, कोई नहीं बैठा वहां। हर वो लड़की है इसके साथ अपनी मर्जी से करने वाली तो होटलों में जाती हैं, लाखों रुपए कमाती हैं। ये तो वही है ना 200-250 रुपए वाली, जिसमें पुलिस को भी देना, जिसमें मालकिन को भी देना, जिसमें किराया भी देना और जिसमें रोटी भी खानी, वही सब तो है उनके। तो पुलिस जानती है उसके बाद भी? सब जानती है। सामने तो सीओ ऑफिस है, दूर थोड़ी है, आमने सामने। बिल्कुल। ऐसे आपने कभी देखा नहीं कबाड़ी बाजार? मैं कभी नहीं गया उसमें। ये देखिए, मान लीजिए ये कबाड़ी बाजार है, ये गली जा रही है, इधर भी कोठे इधर भी कोठे, और ये एक टी पॉइंट पे सड़क है हर पार, ये सीओ ऑफिस है ठीक सामने। मतलब ये समझ लीजिएगा कम से कम 100-200 कदम का फासला रहा होगा। 200 भी नहीं है। अच्छा, वो सड़क है ना बस, बिल्कुल ये सड़क है बीच में, सड़क के इस तरफ ये सीओ ऑफिस है, इस तरफ ही बाजार शुरू हो गया। और ऐसी जगह पे है वो टी पॉइंट पे कि जहां से एक एक कोठा दिखाता देता है। मतलब कजाकिस्तान की वो लड़की जो इंडिया घूमने आई, हमने बांग्लादेशी लड़की निकाली यहाँ से। तो बांग्लादेशी लड़की क्या था? बांग्लादेशी लड़की तो वो
जिसे वो कहते हैं ना, जो आजकल जैसे फिल्म आई डंकी, वो तो आई क्रॉस करके कलकत्ता से। अच्छा, कलकत्ता से क्रॉस उसके पास अपना बस कोई पहचान कुछ नहीं था, ऐसे भाग गया वो। ऐसे ही। और वो कितने साल से कर रही थी यहाँ पर? उसे हो गए थे 3-4 साल। यहाँ एक बच्चा भी था उसके, जब बच्चा भी हो गया था, छोटा बच्चा भी था। तो ये जो कोठे हैं ये कब लास्ट कब हुआ है इनका? मेरठ 19 मेरठ के कबाड़ बाजार का 2019 में। तो वो जो विकलांग लड़की जो आपने बचाई थी वो 2019 की कहानी थी? नहीं, ये 15 में लास्ट रेस्क्यू हुआ। 19 में ही बंद हो गए हाई कोर्ट के आदेश। अच्छा, हाई कोर्ट के आदेश से 2019 में बंद हो चुके हैं और 2015 में आपका लास्ट रेस्क्यू जिसमें आपने उस विकलांग बच्ची को बचाया। वाकई मतलब कैसे इंसान रहा होगा जिसने उसके साथ मतलब गलत काम करा था? सोचिए कि वो 50 साल का आदमी, चादर उसने ओढ़ रखी, सर्दियों के दिन थे। और मैं बीच में काट के एक बात कहूँ कि मैं जब रात बेरात कोई वो करने जाती हूँ रेस्क्यू, तो अपने ये तो साथी तो इधर उधर रखती हूँ, पुलिस वालों को भी हमारा कांटेक्ट रहता है, बीच बीच में साथ में रहते हैं। लेकिन मैं कुछ भी ओढ़ के और ऐसे, और थोड़ा खराब कपड़े, मतलब सूट वूट ऐसे ही पहन के, और बाजार में ये सब्जी खरीदते, मतलब जो बचा हुआ ही सब्जी इस तरह की रहती है जहाँ कोई ये ना सोचे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं जब इस लास्ट रेस्क्यू को जा रही, कई बार हुआ ऐसा, लेकिन रात को 9 बज गए थे उस समय, और 9 बजे किसी ने मुझे पीछे से लगा, मैडम, नेचुरली आदमी चौंक जाएगा। मैंने एकदम से बिना मुड़े ऐसे करके कहा, उनका कौन? अरे इनको मैडम मुड़ो तो, आपके पीछे तो खड़ा हूँ। मैंने कहा तू आगे आ जा ना, मैं क्यों मुड़ूं? तो मेरे आगे आया, बोले कोई रेस्क्यू करना है? तो इससे बड़ा खतरा हमारे लिए कुछ नहीं होता फिर। तो उनके लोग लगे रहते थे चारों तरफ। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई रेस्क्यू नहीं करना, मैं तो अपने घर, सबको ये मालूम मेरा मायका वहीं पास में था। मैंने कहा मैं तो अपने घर आई हुई थी, ऐसी सब्जी लेने चली आई। और जब आपका एक्सीडेंट हुआ था वो क्या बात थी? वो ऐसा था कि मेरी बेटी की शादी थी 10 जनवरी की, 10 जनवरी 2011। अच्छा। और उसका कार्ड देना हम सुबह निकले, तो मेरे साथ हमारे जो संस्था के थे, प्रेसिडेंट थे उस समय, वो थे साथ में। तो उन्होंने पता नहीं क्यों मुझे, जैसे हम यूं निकले यहाँ मेन रोड से ऐसे, तो यहीं से मुझे कहना शुरू कर दिया, शिवलोक से। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कोई हमें फॉलो कर रहा है। मैंने यहाँ कौन फॉलो करेगा, कोई गांव का पीछे से आ रहा होगा, चलो। यूं मुड़ गए, जैसे वहाँ उस पर डबल रोड पे पहुंचे, उन्होंने फिर कहा नहीं, कोई ना कोई तो फॉलो कर रहा है, तुम्हें लग रहा है। फिर उन्होंने किसी को फोन करा कि मुझे साकेत चोपड़े में गाड़ी दो। साकेत चोपड़े पे पहुंचने से पहले उन्होंने मुझे कहा कि मैं एकदम खोलूंगा दरवाजा, तुम उतर के अगली गाड़ी में जाके बैठ जाओ। मैं यूनिवर्सिटी की तरफ उसने खड़ी करी थी, मैं जाके उसमें बैठ गई। पीछे से वो उन्होंने गाड़ी छोड़ी वहीं के वहीं चौपले पे, और वो भी उसमें आके वो ड्राइव करने लगे। जो आया था आदमी उनका, वो उसे लेके चला गया। फिर उन्होंने मुझे वहां जाके तेज गड़ी चौपले पे कहा कि तुम मान नहीं रही, कोई हमें फॉलो कर रहा है। मैं क्या, ऐसे कैसे हो सकता है, किसे पता, हम इतना अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे 7:30 बजे। हम कार्ड देने जा रहे थे। मेरी जो बड़ी बेटी है, मतलब मेरे देवरों की बेटी आई, वो जब हसनपुर किठौर जाएंगे, हसनपुर से अंदर की तरफ कोई गांव जाता है डेरी छोटी, तो हम उसके अंदर, वो तो रहती नहीं, नैनीताल रहती है, त्यागियों का गांव है ना शायद। हाँ, तो हम वहां से जा रहे थे, वहां जाना था हमें। उस आदमी को ये भी पता था कि ये इस रोड पे जा रहे हैं तो यहाँ जाएंगे। फिर वहां से बदली गाड़ी, फिर भी वो कहने लगे कि देखो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा, अब तुम नहीं मान रही तो। मैंने कहा थोड़ा आराम आराम से चला लो, नहीं क्या हो, चलो देखते हैं। हम चलते रहे। जैसे ही हसनपुर पहुंच के, और उन्होंने यूं कच्चे मुतारी मोड़ने के लिए, सड़क पार करने के लिए, बस उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि एकदम से मेरे ऐसे आगे हाथ करके कि पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। तो उन्होंने अपना सिर नीचे करा। इतने में दूध का टैंकर खड़ा था, उनको आइडिया हो गया था, वो हमारे ऊपर चढ़ा दिया था पूरा। हमें तो काट के निकाला उसमें से। ये सब निशान सब के तभी के, मेरे सब टूटे फूटे, बात सब तभी के। तो वो तो बहुत बेकार हो गए थे। उनका तो सब पूरा शरीर में रॉड पड़ी है, पैरों में, घुटनों में, हाथों में, ये इनमें कलाई में। उन्हें तो पता नहीं मैं कैसे उठा के, मुझे याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं मुझे कब होश आया होगा। लेकिन लोग कहते हैं कि मतलब टेम्पो में आपने बिठवाया उन्हें। और मुझे इतना तो याद है कि उन्होंने मुझे, वो शायद नीचे थे, मैं ऐसे सीट पे थी, और उन्होंने मुझे ये कहा कि मेरे बहुत दर्द हो रहा है। बस इतना तो मुझे याद है। मुझे घड़ी याद है, जैसे उनके हाथ की घड़ी मुझे दिखी और मैंने हाथ से पकड़ा, फिर कुछ याद नहीं। वाकई संघर्ष की जो कहानी है वो यूं ही पूरी नहीं होती है। 522 लड़कियों को जो बचाया है, उसके पीछे न जाने कितने ऐसे कोठे वालों, दलालों से दुश्मनी मोल ली थी, और उसके बीच में रहते हुए उन लड़कियों को बचाती रहीं। 2015 का वो लास्ट रेस्क्यू था जिसमें एक विकलांग बच्ची को बचाती हैं। उसकी कहानी से ही मैंने आपकी इस कहानी को शुरू किया था। उम्मीद करता हूँ कि इस कजाकिस्तान की लड़की के साथ जो हुआ था, कि जब वो इस धंधे में आने के लिए तैयार नहीं हो रही तो किस तरह से उसका चेहरा तेजाब से जला दिया गया था। दोस्तों,
आप सब लोग ऐसे भविष्य में आने वाली किसी समस्या से बच के रहें, दूर रहें। और ये कहानियों को सुनाने का उद्देश्य भी खासकर लड़कियों को जागरूक करना है, सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।